मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एरोमेटिक कॉन्सेप्ट पे। आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स पूरे कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारे चैप्टर से गो थ्रू होकर के उसके बारे में अच्छे से डीपली पढ़ेंगे और उससे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा चैप्टर जो है हमारा पहला पावर शेयरिंग, उसमें हम लोग चलते हैं, उसके बारे में जानते हैं उसमें क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक हमें जानना है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है उसके अंदर बेल्जियम एंड श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है। तो हमारा जो फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन जो है वहाँ पे हमारा वो डच स्पीकिंग पर्सन मेजॉरिटी में है 59%। ये याद रखिएगा, परसेंटेज ज़रूर आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। और हमारा जो वलोनिया रीजन में है, वलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन कितने हैं? फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन 40% है। कितना है? 40%। कैपिटल जो है, कैपिटल्स उसमें जो हमारा फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन है वो मेजॉरिटी में है, कितने हैं? 80%। और डच स्पीकिंग पर्सन कितने हैं? 20%। यहाँ पे लिखा है कि फ्रेंच वर लेस इन नंबर बट वर पावरफुल एंड रिच। मतलब डायरेक्ट यहाँ पे कंक्लूड किया गया है कि फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन जो है वो संख्या में कम है, परंतु वह पावरफुल है और वह अमीर है बाय द कंपेयर ऑफ किसके? डच स्पीकिंग पर्सन, जो कि हमारे मेजॉरिटी में है, मतलब ज़्यादा संख्या में है, ज़्यादा नंबर में है, परंतु उसका जो है वह रिच नहीं है, वह पावरफुल नहीं है, वह पुअर है और पावरफुल वो नहीं है। ठीक है, यह हमारा हो गया आपको बेल्जियम का। अब आइए हम लोग श्रीलंका की तरफ मूव करते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, ये है हमारा एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब हमारा एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका में सिन्हालीज मेजोरिटी में थे, 74% सिन्हालीज थे और 80% जो हमारे हैं वो तमिल्स थे। उस 18% में भी हमारे 13% जो थे वह हमारे श्रीलंकन तमिल थे और 5% हमारे इंडियन तमिल्स थे। और रिमेनिंग जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। क्रिश्चियनिटी को जो फॉलो करते थे, तो क्रिश्चियनिटी को जो फॉलो करते थे वहाँ पे ये हमारा कास्ट है। तो क्रिश्चियनिटी को जो फॉलो करते थे वह हमारे सिन्हालीज स्पीकिंग पर्सन भी रहा है उसमें, और हमारे जो है तमिल स्पीकिंग पर्सन भी है। दोनों पर्सन जो है हमारा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। तो आगे हमारा है मेजोरिटिज़म इन श्रीलंका। ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेजोरिटिज़म इन श्रीलंका, तो हमारा ये याद रखिएगा कि हमारा श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948। भारत कब आज़ाद हुआ था? तो 1947। और जस्ट उसके एक साल बाद हमारा कौन आज़ाद हुआ? तो हमारा श्रीलंका आज़ाद हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ? तो 1956 में, श्रीलंका में 1956 में सिन्हालीज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। और सिन्हालीज को जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रहता है, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब हो गया, या स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ेंगे, उसके लिए सिन्हालीज स्पीकिंग पर्सन के लिए वहाँ पे आरक्षित सीट हो गया। और हमारे जो भी आपको चुनावी क्षेत्र में, हमारे जो भी पॉलिटिकल क्षेत्र में जो भी चुनाव होगा, उसमें हमारा सिन्हालीज स्पीकिंग पर्सन के लिए रिजर्व सीट कर दिया गया, जिससे हमारे तमिल स्पीकिंग पर्सन के अंदर जो है वह विरोध का भावना उजागर हुआ और वह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे वही पूरी स्लाइड में बताया गया है कि डिमांड तमिल्स टू मेक ऑफिशियल लैंग्वेज, कि तमिल्स अपना डिमांड्स किए कि मेरा भी लैंग्वेज को ऑफिशियल डिक्लेयर किया जाए। डिमांड्स इक्वलिटी, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले एज देयर एज ट्रीटेड विथ, इसको ट्रीट करते थे सिन्हालीज पर्सन को। कहाँ पे? श्रीलंका में। समझ गए? सिन्हालीज स्पीकिंग पर्सन को जिस प्रकार हमारे श्रीलंका में ट्रीट किया जाता है, उसी प्रकार हमें भी यहाँ पे ट्रीट किया जाए। यह हमारा किसका सोच था? ये हमारा तमिल स्पीकिंग पर्सन का सोच था। आगे हमारा है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बेल्जियम जो है वो 4 बार अपने संविधान जो है को जो है संशोधन करते हैं। क्यों संशोधन करते हैं?
कि जो भी हमारा कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द लैंग्वेज कम्युनिटी, उसके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है उसको हम लोग क्या करें, रिसॉल्व करें इन ईजीएस्ट वे में। इसलिए हमारा जो बेल्जियम गवर्नमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंडेंट करते। कब से कब तक? तो 1917 से 1993 के बीच में 4 टाइम्स अमेंडेंट करते हैं। अब अमेंडेंट करने के बाद क्या करवाते हैं कॉम्पिटिशन इन बेल्जियम? तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन वर गिवन टू डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी हमारा केंद्रीय सरकार है उसमें हमारा फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पर्सन जो है वह हमारा लीडर सेम अमाउंट में होंगे। समझ गए? मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर आस्क्ड टू शेयर विद स्टेट गवर्नमेंट। जो भी हमारा केंद्र सरकार है उसको बोला गया कि आप जो है राज्य सरकार के साथ अपना पावर को शेयरिंग करें। ब्रसल्स वर गिवन अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रसल्स के पास अपना सेपरेट गवर्नमेंट था विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन। डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन में रहेंगे। उसके बाद बोला गया है कि थर्ड काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज थर्ड काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म किया गया है, जिसमें हमारे जो भी हमारा एक कम्युनिटी लीडर हो गया, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, कल्चरल के बेसिस पे हो, या लिंग्विस्टिक अर्थात लैंग्वेज के बेसिस पे हो, तो यह हमारा जो है कौन किया, यह हमारा थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हुआ बेल्जियम में। इस प्रकार बेल्जियम में जो है सरकार अकोमोडेशन करवा करके बेल्जियम के जो भी लोगों के बीच में जो भी आपको विद्रोह का भावना था उसको कम कर दिया। तो यह हमारा बताता है कि किस प्रकार हम लोग अपने संविधान में बार बार संशोधन करके अपने संशोधन के द्वारा हम लोग अपने संविधान से लोगों के न्याय के हित के लिए कार्य कर सकते हैं। उसके बाद बोला है कि अब हमारा जो है ये लास्ट टॉपिक है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो 2 इसका कारण है। सबसे पहला हमारा है मॉरल रीजन और दूसरा हमारा प्रूडेंशियल रीजन। मॉरल रीजन बोलता है क्या कि अगर हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं तो हमारा जो डेमोक्रेटिक है, जो हमारा लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है, उसका जो स्पिरिट है वो बना रहेगा, मतलब वह बना रहेगा, लोकतंत्र बना रहेगा अगर हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं। और ये प्रूडेंशियल रीजन बोलता है कि पावर शेयरिंग से जो भी हमारा कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप वह हमारा कम होता है, रिड्यूस होता है। यही लिखा है कि पावर शेयरिंग रिड्यूस द चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट amongst various social groups. It also helps in bringing better political outcome. या ये जो हमारे हैं, ये हमारे राजनीतिक दलों के लिए भी लाभदायक होते हैं। हमारा प्रूडेंशियल रीजन यही बोलता है कि पावर शेयरिंग करने से हमारा क्या होगा, जो भी हमारा केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है या हमारे लोकल गवर्नमेंट है, निच्च स्तरीय गवर्नमेंट है, सरकार है, तो ये सभी में क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा कि भाई आप है ना पावर मुझे दिए हैं तो मैं अपने स्तरीय पे काम कर सकता हूँ। ये हमारा क्या बोलता है, प्रूडेंशियल रीजन बोलता है। इस 2 कारण के बस हमारा पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये 2 मार्क में आपसे पूछ सकता है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। समझ गए? तो प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन लिख करके आप आ जाएंगे। आगे है हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस का काम किसका है, हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर का जो होता है वो चेक एंड बैलेंस करता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि दिस ऑर्गन्स हैव बीन ऑल्सो गिवन द पावर टू क्रॉस चेक द रॉन्ग वर्किंग ऑफ ईच अदर्स ड्यू टू विच द सिस्टम्स इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम लोग किस नाम और इसको क्या बोलते हैं, तो चेक एंड बैलेंस। ये हमारा असर्शन रीजन में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, असर्शन रीजन में इससे
क्वेश्चन आ सकता है कि किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, या ऐसे दे देगा कि इस प्रकार दे देगा कि हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ऑल्सो नॉन एज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इस प्रकार से आपको असर्शन रीजन में पूछ सकता है क्वेश्चन। आगे है हमारा दूसरा कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया आपका जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके वो सबऑर्डिनेट किसको करता है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट हमारा फिर सबऑर्डिनेट किसको करता है, तो लोकल गवर्नमेंट को। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज सेंट्रल लेवल्स, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल्स। Central government has the maximum powers and is the governments for the entire nations. Then comes state governments. The power of each level of governments are constitutionally guaranteed. This sharing of power is also known as federal division of power. जब हम लोग फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि किस प्रकार फेडरलिज्म होता है, क्या है फेडरलिज्म का मतलब, हाउ फेडरलिज्म फॉर्म, हाउ अ कंट्री इज नॉन एज फेडरल। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, अगला चैप्टर जो हमारा फेडरलिज्म है उसमें। तो नेक्स्ट हमारा है कि पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग वेरियस सोशल ग्रुप्स सच एज बिटवीन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स। जैसे एग्जांपल हमारा हम लोग देखें कि बेल्जियम में कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्म किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चरल ग्रुप एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिंग्विस्टिक ग्रुप। हम लोग देखें कि बेल्जियम में किस प्रकार कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, किस प्रकार हमारे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ वो हम लोग देखें। जैसे देख लीजिए कि इन इंडिया पावर इज शेयर्ड विद द माइनॉरिटी ग्रुप सो डैट दे कैन फील सिक्योर्ड एंड रिस्पेक्टेड विद इन द कंट्री। जैसे भारत में आप देख सकते हैं कि पावर जो है वो ऑल्सो शेयर किया गया है माइनॉरिटी, मतलब जो हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके पास तो पावर है ही, परंतु माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास भी पावर कुछ ना कुछ अमाउंट में शेयर किया गया है जिससे बाद में जाकर के उसको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। यह हमारा हो गया। और लास्ट बचा है इसमें कि पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड अदर सोशल ग्रुप्स कंट्रोल्स और इन्फ्लुएंस थ्रू हु आर इन पावर। ये हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर का दी एंड हो गया। पावर शेयरिंग में हमारे में इतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। अब है नेक्स्ट चैप्टर हमारा फेडरलिज्म। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर शेयर किया जाता है दो या दो से अधिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जिसमें कम से कम दो गवर्नमेंट होना, दो आपको लेवल ऑफ गवर्नमेंट में शेयरिंग होना ज़रूरी है, तभी हम लोग कोई भी कंट्री को फेडरल कन्वर्ट मतलब फेडरल कहते हैं। जैसे जनरली फेडरलिज्म हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन विच बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर्स। वन गवर्नमेंट इज़ द एंटायर कंट्री एंड द अदर वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिस्पेक्टिवली स्टेट। अब किस प्रकार फेडरलिज्म इम्पॉर्टेंट है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए फेडरलिज्म क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि फेडरलिज्म जब हम लोग पावर का डिवीज़न करेंगे तो जो भी हमारे निचले स्तरीय का जो लोकल जो पीपल है उसका प्रॉब्लम डिसॉल्व होगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी गांव में किसी व्यक्ति को अगर कुछ समस्या है तो वो डायरेक्ट तो प्रधानमंत्री को नहीं बोलेगा, मोदी को तो बोलेगा नहीं कि है ना मेरे पास ये हमको समस्या है, इसका समाधान आप करिए। तो या फिर मान लीजिए कि वो उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी को तो बोलेगा नहीं कि आप है ना मेरा हमको ये प्रॉब्लम है, ये समस्या आ रहा है, इसका समाधान आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा जो है बांटा गया है। तो सबसे पहला हमारा होता है आपको क्या, तो हमारा जो सेंट्रल में हो गया वो हमारा केंद्र सरकार में पीएम हो गया, फिर स्टेट में सीएम हो गया, उसके अंदर में एमपी एमएलए हो गया, एमपी एमएलए के बाद हमारा जो है लोकल लेवल में मेयर हो गया, उसके बाद जिला परिषद हो गया, उसके बाद है ना ग्रामीण क्षेत्र में आ जाइए तो पंच हो गया, सरपंच हो गया। तो सरपंच पंच देखता है लोकल लेवल का क्या प्रॉब्लम है, फिर लोकल लेवल का अगर वही कॉमन पीपल का समस्या रहेगा ज़्यादा अमाउंट में तो वो बोलेगा आपको एमपी एमएलए को, एमपी एमएलए फिर पहुंचाएगा आपको विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा राज्यसभा में जाकर के पहुंचाएगा।
फिर उसके ऊपर जा कर के आपको कानून बनेगा, फिर है ना उसमें पास होगा, उसके बाद जा कर के जो है जो भी आपको समस्या है उसका समाधान होगा। इस प्रकार से एक सिस्टमैटिक वे में चलता है आपको पूरा कानून व्यवस्था। तो यही लिखा है कि फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। जनरली ये आपको बता दिए ये स्लाइड। अब आइए फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देयर आर 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये फेडरलिज्म का, फेडरल कंट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूचर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा क्या बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद है कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ऑन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन etc। तीसरा है हमारा कि द पावर गिवन एक मिनट, तीसरा है कि द पावर गिवन टू ईच लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। मतलब संविधान में ये सभी मेंशन किया गया है कि किस प्रकार किसको कितना पावर देना है। उसके बाद बोला है कि द फंडामेंटल प्रोविजन कैन बी सिंगल्स हैंडली चेंज बाय वन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सच काइंड्स ऑफ चेंज रिक्वायर्स कंसर्न ऑफ बोथ लेवल। चौथा है कि द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल्स आर फिक्स टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये सभी हमारा क्या है, हमारा सारे फीचर्स है, किसके फीचर्स है, हमारा फेडरलिज्म के। इस बेसिस पे आप लोग बोल सकते हैं कि क्या वह कंट्री फेडरल कंट्री है और क्या वह कंट्री फेडरल कंट्री नहीं है। इसके बाद ये सब दिया गया है कि अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है रिसॉल्व करेगा अपने स्तरीय पे प्रॉब्लम को। बोला गया कि द सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड so as to ensure its financial autonomy. We can also conclude that the federal systems has dual objective. First objective है कि to safeguard and promote the unity of the country। सबसे पहला हमारा क्या है कि safeguard, वो हमारा प्रमोट करता है फेडरलिज्म, यूनिटी एकता को जो है वो प्रमोट करता है हमारे देश के अंदर। दूसरा है एकोमोडेट द रिलीजियस डाइवर्सिटी, वो हमारा क्या करता है करेक्ट करता है रिलीजियस जो भी हमारा समस्या है उसको रिसॉल्व करता है। बोला है कि फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म्स, तो कमिंग टुगेदर, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट। ये कमिंग टुगेदर होता है, तो कमिंग टुगेदर किसको कहते हैं, कमिंग टुगेदर कहते हैं जब छोटा छोटा जो आपको स्टेट है वो आपस में आकर के एक साथ होकर के एक बड़ा सा यूनाइटेड का फॉर्मेशन करता है, बिगर आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग कमिंग टुगेदर। जिसके अंदर हमारा आ गया एग्जांपल में USA, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, ये हमारे किसके अंदर आ गया, कमिंग टुगेदर के अंदर। अब हमारा है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, जस्ट कमिंग टुगेदर का उल्टा होता है। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, तो जो हमारा बड़ा सा कंट्री अपने स्टेट में को सबऑर्डिनेट करे, कंट्रोल करे, एक कानून बना करके जो कानून बनाएगा हमारा बड़ा सा कंट्री, वही कानून व्यवस्था को पालन करेगा। जो भी हमारा उसका अंदर जो सबऑर्डिनेट स्टेट है वो सभी उसका पालन करेगा। यही लिखा गया है होल्डिंग टुगेदर। जैसे भारत हमारा आ गया, बेल्जियम हमारा आ गया, स्पेन हमारा आ गया, होल्डिंग टुगेदर के अंदर आएगा। कमिंग टुगेदर के अंदर हमारा बता ही दिया आपको, USA आएगा, स्विट्ज़रलैंड आएगा और ऑस्ट्रिया आएगा। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट्स मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, क्या है जो कि भारत को एक फेडरल कंट्री बनाता है। तो द प्रेजेंस ऑफ 3 लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री as these 3 list provides the threefold distribution of power, namely। ये इम्पोर्टेंट, अगर आपसे पूछेगा कि भारत के बारे में बताइए कि भारत को क्या बनाता है एक फेडरलिज्म कंट्री, ठीक है। तो ये 3 आप लिस्ट याद रखिएगा। सबसे पहला लिस्ट हमारा है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है कंकरेंट लिस्ट और तीसरा है स्टेट लिस्ट। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो यूनियन लिस्ट,
तो यूनियन नाम से ही लग रहा है कि वह लिस्ट जिसमें हमारा केंद्र सरकार कानून व्यवस्था बनाएगा और उसका पालन करवाएगा। कौन हमारा पालन करवाने का काम है? एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो वह हमारा क्या हो गया? यूनियन लिस्ट के अंदर आ गया। यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी हमारा आएगा सब्जेक्ट में जैसे हमारा आ गया डिफेंस, आ गया बैंकिंग, आ गया करेंसी, आ गया फॉरेन अफेयर्स, आ गया कम्युनिकेशन, आ गया। दूसरा हमारा है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट उस लिस्ट को कहते हैं जिसमें हमारा सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के कानून बनाता है और उसका पालन करवाता है। इसके अंदर आ गया आपको सब्जेक्ट एजुकेशन आ गया, फॉरेस्ट आ गया, ट्रेड आ गया, मैरिज आ गया, एडॉप्शन आ गया और सक्सेशन आ गया। ये सब हमारा किसके अंदर आएगा? कंकरेंट लिस्ट। इतना सारा याद भी नहीं रखेंगे तो 2-3 याद रखिएगा, बस आपका काम चल जाएगा। स्टेट लिस्ट के अंदर आ गया, वह स्टेट लिस्ट कहते हैं किसको है? तो स्टेट लिस्ट उस कानून व्यवस्था को कहते हैं जिसमें हमारा जो भी स्टेट जो राज्य सरकार है वो कानून बनाता है और उसको सबऑर्डिनेट करता है। इसके अंदर आ गया आपको सब्जेक्ट, पुलिस हो गया, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट रहता है, जो भी कानून व्यवस्था होता है वो सारा हमारा राज्य सरकार बनाता है और उसका पालन करवाता है। समझ गए? दूसरा है कि हाउ इट फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस। फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस किस प्रकार होता है? तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस 3 वेज वर अडॉप्टेड फॉर प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म। सबसे पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है? भाषा के आधार पे जब हम लोग कोई स्टेट का डिवीज़न करवा दे तो वह हमारा कहलाता है क्या? लिंग्विस्टिक स्टेट। लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो एक एक करके हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। नहीं होगा तो आज के लिए हम लोग यह 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। पहला हम लोग कर चुके हैं पावर शेयरिंग और दूसरा हमारा है फेडरलिज्म। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर 3 चैप्टर जो बचेगा उसको हम लोग फर्दर कवरिंग अप करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किस प्रकार लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाया जाता है? तो जब भी इट मीन्स क्रिएटिंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे जब भी हम लोग कोई भी स्टेट का गठन करवा देते हैं, स्टेट का फॉर्मेशन करवा देते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक स्टेट। जैसे आपको एग्जाम्पल में तमिलनाडु, तो तमिल जो है हमारा लैंग्वेज है और तमिल स्पीकिंग पर्सन के लिए जो है वह स्टेट बना है तमिलनाडु। जैसे नागालैंड, तो ये सब हमारा क्या आ गया? लिंग्विस्टिक स्टेट के अंदर आ गया। लैंग्वेज पॉलिसी, तो आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि भारत में भारत में जो है वो हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज है मतलब ये नहीं कि उसका जो है नेशनल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में काफ़ी अंतर होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज होता है कि जब कामकाजी के लिए हम लोग जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। और नेशनल लैंग्वेज कहते हैं कि वह लैंग्वेज जो कि पूरे भारत में, जैसे भारत का एग्जांपल ले लीजिए, तो वह लैंग्वेज जो कि पूरे भारत में चलेगा वह हमारा नेशनल लैंग्वेज हो गया। हमारे संविधान में 22 गो टोटल शेड्यूल लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में एक हमारा लैंग्वेज है हिंदी भी। कैंडिडेट्स इन एन एग्ज़ाम कंडक्टेड, अगर कोई भी केंद्र सरकार द्वारा कोई भी एग्ज़ाम करवाया जा रहा है तो उसमें 22 लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है। आप उन 22 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज में आप जा कर के वहाँ पर बैठ कर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। यह हमारा क्या है? लैंग्वेज पॉलिसी है। समझ गए? उसके बाद अब हमारा है सेंट्रल स्टेट रिलेशन और उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। लास्ट हमारा टॉपिक बचने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके इनके बारे में जान जाते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है कि इन अर्लियर टाइम्स द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल स्टेट लेवल्स वर नॉट गुड ड्यू टू द डोमिनेटिंग नेचर ऑफ सेंट्रल लेवल्स। मतलब पिछले पूर्व में पहले जो है वह हमारा सेंट्रल और स्टेट के बीच में उतना अच्छा रिलेशन नहीं था, क्योंकि सेंट्रल जो है वो फंड देता ही नहीं था हमारे स्टेट को कि वह अपना
निजी स्तरीय पे काम करवा सके, डेवलपिंग करवा सके। पर 1990 में जब हमारा कानून व्यवस्था आया तब उसके बाद जो है अब एक सिस्टमेटिक वे में आपको फंड मिलना शुरू हो गया। तो हमारा राज्य केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को एक सिस्टमेटिक वे में फंड देना शुरू हो गया, करवा दिया। दिस लीड्स टू न्यू कल्चर्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड द कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट। कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट क्या होता है? गठबंधीय सरकार। जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके एक सरकार का गठन करता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट। समझ गए? अब हमारा है डिसेंट्रलाइजेशन इन पावर। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में क्या है? कुछ नहीं है। जब हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पावर लेकर के स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो वह हमारा क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहलाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमारा लोकल लेवल गवर्नमेंट को कब दिया गया? 1992 के बाद। 1992 के बाद जो दिया गया तो इसमें क्या क्या आया गया वो हम लोग देखेंगे। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि इट वाज मेड कॉन्स्टिट्यूशनली माइनॉरिटी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। सबसे पहले चुनाव जो है वो रेगुलर वे पे करवाया जाए। दूसरा हमारा है कि 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिज़र्व कर दिया जाए। तीसरा हमारा है कि सीट्स वर ऑल्सो रिज़र्व, जो भी हमारे अदर बैकवर्ड क्लास है, SC है, ST है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसके लिए सीट रिज़र्व करवाया जाए। एक बात और आपको बता देते हैं कि 2023 में ये ह्यूमन रिजर्वेशन एक्ट के द्वारा, ह्यूमन रिजर्वेशन एक्ट 2023 क्या बोलता है? तो यह आपको बोलता है कि लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित कर दिया गया। ये पारित हो चुका है आपको 2023 में। अब हमारा दो बच्चा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म्ड विच वाज गिवेंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, होल्डिंग होगा यहाँ पे गलत है, होल्डिंग इलेक्शन फॉर द लोकल लेवल्स। स्टेट वर आस्क्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल लेवल्स। अगर वो कुछ अमाउंट में पावर अगर शेयर कर देता है लोकल लेवल पे तो सोचिए भाई, आप ही जनाब सोचिए कि अगर लोकल लेवल पे पावर शेयरिंग करेगा, फंड देगा तो कितना अच्छा डेवलपिंग सिस्टमेटिक वे में होगा। अगर ये भी कानून व्यवस्था में मेंशन है कि अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल लेवल को फंड नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करके इसको रिसॉल्व करेगा और जो भी इस फंड में घोटाला कर रहा है उसको पनिश्ड किया जाएगा सरकार द्वारा। समझ गए? ये हमारा 2 चैप्टर रहा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में जो हमारा 3 चैप्टर है वो 3 चैप्टर को आज हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। यह आप अपना इम्पोर्टेंट समय हमें प्रोवाइड किए हैं और आई होप you all understand new things from this lecture. Thanks for a lot.